ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल, नमस्कार। कल हमने जो चर्चा की थी वो रियल्टी सेक्टर की थी और रियल्टी सेक्टर की जो देश में प्रमुख 4 कंपनियां हैं उन पर चर्चा की थी। और चर्चा का मुख्य विषय ये था कि इन कंपनियों की पहले इनका प्रादुर्भाव कब हुआ, इनकी बीच में दुर्दशा कब हुई, कितनी हुई, किन कारणों से हुई, और अब अगर ये जिंदा हुई हैं तो किन कारणों से हुई, और क्या जिंदा रह पाएंगी और ये कुछ पैसा दे पाएंगी, क्या वर्तमान में जो इनके शेयर्स की रेट्स हैं वो उचित था। कल मैं एक बात और कहना भूल गया था उस सिलसिले में कि इन कंपनियों की, जैसे ये तो मैंने बता दिया था कि इन कंपनियों की सेल के अंदर कोई वृद्धि नहीं हुई, प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है। तो प्रॉफिट में बढ़ोतरी का एक कारण ये हो सकता है कि उनके पास में पुरानी इन्वेंट्री पड़ी थी जिसको इन्होंने बेचा हो और उस पर चूंकि रेटें बढ़ गई हैं भी तो उस पर प्रॉफिट ज्यादा हो गया मतलब। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी ये भी क्वेश्चन उठता है कि आज के 3 साल पहले, 4 साल पहले जो फ्लैट्स के रेट थे वो दोगुने हो गए। तो उस समय जो फ्लैट 1 करोड़ रुपए में बिकता था वो आज 2 करोड़ रुपए में बिकता है, या 1.25 करोड़ में बिकता है, मान लीजिए आप। तो 1.25 करोड़ में बिकता है तो 2.25 सेल बढ़नी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी 4 साल में? अरे भाई कुछ तो आ रहा है उस सेल में, प्रोपोर्शनेट, रेशनल, जो भी है, कुछ तो बढ़त आवे। ये 10-15% की बढ़त क्या बढ़त है? और इस प्रॉफिट पे कैसे भरोसा कर सकते हैं हम कि जेन्युइन है? मतलब ये प्रॉफिट मौसम के अनुसार है। मैंने आपको एक बात और बताई थी, डीएलएफ का जब आईपीओ आया था तो उसमें बड़े बड़े काम कर चुकी थी डीएलएफ, लैंड बैंक भी था इनके पास में, उसके बावजूद भी कहीं प्रॉफिट नजर नहीं आता था उसमें। मामूली सा था, कोई बाबा 100-200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। तो अभी भी तो कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा है कि भाव तो बढ़ रहे हैं? इस बात को आप चेक कर लें। मैंने ये प्रश्न और उठाया है, ये टर्नओवर डबल हो जाना चाहिए था। मतलब इनका उतना ही माल अगर बिकता है तो बढ़ा हुआ वॉल्यूम नहीं बढ़ा और उतने ही रफ्तार से, उतने ही फ्लैट से बेच रहे हैं अभी भी, तो ये सेल डबल हो जानी चाहिए थी। वो क्यों नहीं हो पाई? इसका मतलब वॉल्यूम डाउन हुआ है बस, और तो कोई रीजन होता नहीं भाई। रेट तो बढ़ी हुई है तो वॉल्यूम डाउन हुआ है। कई प्रश्न खड़े होते हैं, लेकिन खैर मेरा कोई ये नहीं है कि आप भेद डालें। बढ़ रहा है, फायदा लो आप इनका। बढ़ने तो जहां तक बढ़ता है अलर्ट रहो, हर राइज के ऊपर बेचो। हर 15-20% की राइज पे, 10-15% की राइज पे 10-5% बेचते चले जाइए आप। कारण क्या है कि ये जो मोदी सरकार में तेजी जारी भी रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर सेक्टर डेवलप भी होगा, इंडियन इकोनॉमी डेवलप भी होगी, तो क्या पता कौन सा सेक्टर ठंडा पड़ जाए, कौन सा मतलब बढ़ जाए। जैसे केमिकल सेक्टर ठंड पी गया, मतलब बिल्कुल शीतल हो गया पड़ा है। मतलब बैंकिंग सेक्टर की हवा निकली थी, अब थोड़ी सी हवा भरी जा रही है, उसमें शायद कुछ जान आएगी। मतलब आईटी सेक्टर की जान निकल गई, चलो वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन अब क्या किया जाए बताइए आप। तो ऐसी सूरत में देखिए, प्रॉफिट को सेफ रखना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि बादल आए और बिना बरसात के चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बादल थोड़ा बरसें, कम से कम इतना बरसें कि आपके खेत में खाने लायक अनाज तो पैदा हो कम से कम। चलिए खैर, अब आज के बाजार की बात करते हैं। रात को अमेरिकन मार्केट बंद थे। इंडियन मार्केट्स में बाजार फ्लैट से खुले थे, अभी भी रेड में चले गए थे बीच में भी थोड़ी देर पहले। अभी 12 बजे हैं, करीब 11:15 बजे के आसपास मार्केट रेड में चले गए थे, इंडेक्स में थे, फिर वापस खड़े हो गए हैं, ग्रीन में आ गए हैं। तो ये उठापटक चलती रहेगी। टीवी पर कुछ खबर, कुछ लोगों के व्यूज आ रहे थे कि साहब मार्केट कंसोलिडेशन चाहता है, तो उनके व्यूज को भी मैं ये नहीं कहता वो गलत है, ठीक भी है, क्योंकि इतने दिन धुआंधार तेजी चली है तो करेक्शन और कंसोलिडेशन तो चाहिए बाजार, और वो एक अच्छी बात है। एक रेशनल कंसोलिडेशन, रेशनल करेक्शन इज वेरी एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द मार्केट।
तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं। और हमारे पास जो माल है, अगर उसमें 2-4-5% की घटत कुछ दिन के लिए हो जाती, क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, और खरीदिए माल अगर पैसा है तो। अदरवाइज इसको लेकर के रखिए, आराम से बैठे रहिए, शांति से, बढ़ेगा जब देखेंगे। हमने कोई ऐसा नहीं महीने 2 महीने के लिए खरीदारी करी है, इसलिए ये तो बात ये रही। अब सवाल ये उठता है कि आज की चर्चा का विषय क्या हो। आज की विषय की चर्चा का यह है कि मैंने आपसे निवेदन यही कर रखा है कि मैं हमेशा 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 ये कोशिश करता हूँ, हर चर्चा में ये कोशिश करता हूँ कि आप लोग शेयर मार्केट के बारे में कुछ वाकिफ हों, कुछ इसकी नॉलेज को एक्वायर करें, ताकि आपके साथ में कोई धोखा ना हो सके। मैं ये नहीं कहता कोई व्यक्ति धोखा देता है, शेयर बाजार की प्रकृति ऐसी है कि ये धोखा दे जाता है, उसको कोई पहचान नहीं पाता है। हालांकि वो धोखा देना है तो मानव कृति, भाई बेचता तो इंसान ही है। अगर मान लो कोई भी नहीं बेचेगा तो भाव गिरेगा क्यों, मतलब? तो सेलिंग आती तो उनसे है, लेकिन वो सर्किल्स इतने स्ट्रॉन्ग सर्किल है, इतने इन्फॉर्म सर्किल्स हैं वो बेचने वाले, मैनेजमेंट, मीडिया और ऑपरेटर्स, इनका एक गठबंधन है जिनको अंदर की सारी सूचनाएं मालूम रहती हैं। आपको क्या पता पड़ेगा, बताइए, किस कंपनी के कितने ऑर्डर्स को रिजेक्ट करने की बात चल रही है, या दिए हुए ऑर्डर में भी रेट घटाने की बातचीत चल रही है कि साहब तो रेट घटाओ वरना हम ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। ये भी समस्या है। और नए होने वाले रेट कंट्रैक्ट मान लो सस्ते होते हैं, आपको इसकी जानकारी कैसे मिलती है बताइए? अब नहीं मिल सकती। बस ऑर्डर मिला है, खाली एक लाइन आती है आपके सामने। न्यूज, प्रिंट मीडिया में भी न्यूज आएगी तो ये आएगी कि साहब फला जगह से फला का ये लो L1 है और इनको ये ऑर्डर मिल गया है, इतने रुपए का ऑर्डर है, इतने टाइम में पूरा करना है, ज्यादा ज्यादा। ये प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में कोई खबर आपको नहीं मिलती है। और मैं एक बात और कहूँगा कि जो मैनेजमेंट है, कंपनी का मैनेजमेंट है, वो भी इस बात की खबर देने की स्थिति में नहीं है, ये सूचना देने की स्थिति में नहीं है कि इस टेंडर में जो इनको ऑर्डर मिला है या ये जो सप्लाई ऑर्डर मिला है, इसमें इतना % प्रॉफिट इनको हो जाएगा। फ्यूचर विल डिसाइड ऑल दीज थिंग्स, फ्यूचर डिसाइड्स ऑल दीज थिंग्स। अब आज की चर्चा का विषय था, थोड़ा डेविएट करके, तो आज की चर्चा का विषय यह है कि तेजी के बाजारों में भी इन्वेस्टर घाटे में कैसे रहता है या नहीं कमा पाता है। दो ही बातें हैं, या तो घाटे में रहता है यानी प्रॉफिट में आके भी घाटे में चला जाता है, या नहीं कमा पाता है। इस सिचुएशन का क्या समाधान हो, और ऐसी स्थिति क्यों आती है कि वो घाटे में रहता है तेजी के बाजार में? या फिर आप ये देखिए, मान लो अगर 1 करोड़ रुपए के कोई प्रॉफिट पे पहुंच गया है और 50 लाख का प्रॉफिट उसका मंदी आते आते छींच गया, मंदी आगे छींच गया, तो वो भी गलत बात है। भाई 10-15 लाख 20 लाख छींच जाए वो तो बात जमती थी, कोई बात नहीं, तेज शेयर बाजार की नहीं थी। लेकिन वो प्रॉफिट आधा रह जाए या चौथाई रह जाए, 25% ही रह जाए प्रॉफिट, वो गलत बात है। वो एक ट्रेजेडी है, नासमझी का परिणाम है, लालच का परिणाम है, और आदमी की अदूरदर्शिता का परिणाम है, अनुभवहीनता का परिणाम है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, और चर्चा का विषय यह है, चर्चा की बात यह है कि बाजार को में 2 चीजें, 2 डायलॉग जो प्रचलित नहीं हैं, वो प्रचलित मैं खोजता हूँ। एक तो होता है कि एथिकल तेजी, और एक होती है अनएथिकल तेजी। और शेयरों की प्रकृति जो है, सिक्लिकल तो बहुत लोग कहते मिल जाएंगे, लेकिन मैं सिक्लिकल भी कहता हूं। एक कैटेगरी तो आप ये मान लीजिए, और दूसरी कैटेगरी है रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड शेयर्स। रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड। अब सिक्लिकल का तो है कि भाई सीजन आता है किसी शेयर का 2-3 साल बाद में एक बार, और वो सीजन चला जाता है, उसमें जिसने कमा लिया, गंवा दिया। लेकिन रेगुलेटेड सेक्टर कौन से होंगे, ये मैं आपको बताता हूं। रेगुलेटेड शेयर्स वो होंगे जिन पर सरकार का उनके हर पहलू पर नियंत्रण है, राइट फ्रॉम द लाइसेंसिंग लेवल टू मार्केटिंग लेवल। अब उसमें कौन से शेयर आते हैं?
पहले तो आप लाइसेंस लीजिए, प्रोजेक्ट लगाइए, फिर आप माल बेचेंगे, उसकी भी दरें निर्धारित होंगी, सरकार उस पर कंट्रोल रखेगी। उसमें सेक्टर कौन से आते हैं देखिए, जैसे शुगर सेक्टर है, पावर सेक्टर है, फर्टिलाइजर है, इंफ्रा है, और मेटल को तो खैर उसमें नहीं ले सकते, मेटल रेट्स आर फ्री फ्रॉम कंट्रोल, मेटल पे रेगुलेशन नहीं है। शुगर, फर्टिलाइजर एंड पावर, और भी बहुत है सेक्टर। तो सिविल एविएशन भी एक रेगुलेटेड सेक्टर है, सिविल एविएशन रेगुलेटेड सेक्टर है, डिफेंस का सेक्टर रेगुलेटेड सेक्टर है, और माइनिंग का रेगुलेटेड सेक्टर है ना। तो इस तरह से जो 9 सेक्टर, एटॉमिक पावर का सेक्टर रेगुलेटेड सेक्टर है। तो सेक्टर तो बहुत हैं, लेकिन शेयर बाजार में आमतौर पर जो प्रभाव डाल सकते हैं, जिनके अंदर फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, जिनकी वर्किंग प्रभावित हो सकती है सरकार की नीति से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, या प्रभावित ही रहती है, वो मतलब वो सरकार की ग्रिप में है वो कंपनियां। जैसे शुगर कंपनीज हैं, आज मान लीजिए गन्ने की रेट बढ़ा देती है गवर्नमेंट, और शुगर की रेट बढ़ने नहीं देती, शुगर की प्राइसेस गिर जाएंगी। ये पब्लिक पॉलिसी से, पॉलिटिक्स से रिलेटेड इश्यूज है। आज चीनी तो 5 रुपए किलो बढ़ जाए ना चीनी, तो अखबार छाड़ देंगे, हो चीनी बहुत महंगी हुई, चीनी की प्राइसेज, चीनी का अकाल। पॉलिटिकल पार्लियामेंट चल रही होगी, पार्लियामेंट में हल्ला मचेगा, वरना सड़कों पर जुलूस निकाले जाएंगे कि महंगाई के विरुद्ध पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिवेट हो जाएंगी। दूसरी तरफ जो गन्ना उत्पादक किसान है वो कहता है मेरी रेटें बढ़ाओ, वो पॉलिटिकल इशू है, वो पॉलिटिकल बढ़ानी पड़ेगी, चुनाव जीतना है तो आपको। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, ये रेगुलेशन को कंट्रोल करती हैं। आप देखिए, किसानों को कब पेमेंट करना सरकार का रेगुलेशन है, चीनी किस भाव बेच रही सीमा निर्धारित करती है, रेट की रेंज तय करती है बाकायदा सरकार, ये सरकार तय करती है। एथेनॉल जब बनाने की इनको परमिशन दी थी सरकार ने, तो ये गन्ने से सीधा भी एथेनॉल बनाने लग गए थे। चुनाव आया, ऐसी संभावना बनी कि साहब चीनी का भाव उत्पन्न हो सकता है, चीनी महंगी होने जा रही थी, तो उन्होंने एथेनॉल का प्रोडक्शन बंद कर दिया, खत्म। तो ये रेगुलेशन हो गया, नहीं हो गया। तो जो मेन प्रॉफिट था शुगर कंपनीज का, वो एथेनॉल से था। जो इनकी जो लिमलाइट में आए थे, जो भी हुआ था, दैट वाज ड्यू टू एथेनॉल प्रोडक्शन। प्रॉफिट उसमें है, मतलब उसकी जो गवर्नमेंट, खरीदार गवर्नमेंट है, बट द बाइंग रेट्स आर ल्यूक्रेटिव, रिवार्डिंग रेट्स ही। तो इस तरह से शुगर इंडस्ट्री दो क्लचेज में फंसी हुई है। एक तरफ तो गन्ने की रेट के मामले में फंसी हुई है, एक तरफ सरकार के द्वारा बेची जाने वाली रेट के मामले में फंसी हुई है। सरकार के द्वारा जो रेट निर्धारित की जाती है उसमें फंसी हुई। अनदर थिंग, पावर। अच्छा, फिर शुगर सेक्टर को आप देखिए कि इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट की परमिशन देना न देना सरकार की मर्जी है, और सर इंटरनेशनल मार्केट में शुगर की प्राइसेस गिर गई, और 2-3 महीने बाद क्रोक भी आ रही है इसकी। तो जो स्टॉक पड़े हैं वो पड़े रह जाएंगे, ये बहुत मंदे भाव में बिकेंगे, क्योंकि अब की बार जो रेनफॉल भी अच्छा होता नजर आ रहा है। तो सेवरल थिंग्स, देयर आर सेवरल प्रॉब्लम विद शुगर इंडस्ट्री। इसके और पहलू के बारे में बात मत करेंगे अभी। पावर सेक्टर में, पावर की मेजर जो कंज्यूमर है वो सरकार है या इंडस्ट्री है। तो कहीं भी कोई इंडस्ट्री लगेगी, कोई भी इंडस्ट्री तय सरकार से तय करेगा कि साहब मुझको आप इस भाव पावर सप्लाई करोगे, दैट्स ऑल। कोई भी इंडस्ट्री लगेगी, किसी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग काम के लिए, तो सरकार खरीदार है, सरकार एक निश्चित रूप पे एग्रीमेंट करती है, टर्म्स ऑफ प्लांट लगाने से पहले करती है। उसमें रिवीजन के प्रोविजन होते हैं, लेकिन वो इतने टफ हैं और वो एक बहुत ही टाइट ग्रिप्ड है, मतलब इसलिए उनमें कोई बहुत ज्यादा उम्मीद लगाना। साहब मान लो आज 2.5 रुपये 2 रुपये 60 पैसे यूनिट बिजली खरीदे गवर्नमेंट, मतलब डिफरेंट स्टेट्स के बिजली बोर्ड जो हैं 2 रुपये 60 पैसे, ये सोलर पावर 70 पैसे, 2 रुपये 80 पैसे, 2 रुपये 40 पैसे, 2 रुपये 90 पैसे में खरीद रहे हैं। रिलायंस की मेगा जो UMPP अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट है, उससे 2 रुपये 38 पैसे में बिजली खरीद रही है भारत सरकार। गवर्नमेंट कई सरकारें नीलाम किया था इसी रेट में। चाहे कोयला फ्री मिल गया उनको, चाहे इसमें कोई रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं है, लेकिन भाई समय के हिसाब से कॉस्ट तो बढ़ती है ना, मतलब सैलरी बढ़ेगी एम्प्लॉइज की, और कई तरह की टैक्सेस की लेवी बढ़ती है, मतलब।
तो उस हिसाब से ये भी रेगुलेटेड सेक्टर है। और थर्मल पावर जो प्लांट है उनका कोयले का चक्कर है। कोयले के ऊपर ठीक है, बहुत सी कंपनियों ने कोल ब्लॉक्स ले लिए हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी फिलहाल कोयले की रेट्स गिरी हुई हैं, लेकिन कोयले की रेट इंटरनेशनल मार्केट में कब चढ़ जाए और कब सरकार कोई टैक्स लगा दे उस पर, कोयले पर। जैसे क्रूड ऑयल के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, चक लगा दिया, खत्म, प्रॉफिट को खा गया। आज कोयला सस्ता मिलेगा तो पावर मैन्युफैक्चरर से कहेंगे रेट गिराइए आप, रेट नहीं गिराएगा गवर्नमेंट टैक्स ठोक देगी उनको, बताइए। तो गवर्नमेंट की कंप्लीट राइट फ्रॉम द लाइसेंसिंग लेवल टू प्रोडक्ट एंड टू रिसीविंग पेमेंट, दैट इज ऑल इन द ग्रिप ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज कॉल्ड रेगुलेटेड सेक्टर। अनदर थिंग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर को बढ़ाने के लिए, चाहे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हो चाहे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हो, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। प्लांट लग गया, प्रोडक्शन शुरू हो गया। गवर्नमेंट ने चाहे नेफ्ता बेस्ड हो, चाहे मिट्टी के तेल बेस्ड हो, चाहे गैस बेस्ड हो, सब यूरिया बनाते हैं, चाहे नाइट्रोजन, चाहे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर भी उसी से बनता है, बाहर से आता है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का मटेरियल इंडिया में नहीं बनता होता, इंडिया में नहीं मिलता। लेकिन सरकार का फर्टिलाइजर को बेचने के लिए एक निश्चित रेट है, एक फॉर्मूला है, 12% पोस्ट टैक्स रिटर्न आफ्टर टैक्स। ये बाकायदा गवर्नमेंट का डिसीजन, और इस डिसीजन में एक बेनिफिट उसको मिल रहा था पहले, आज के सन 99 तक, 2099 तक गवर्नमेंट कहती थी 90% कैपिटलाइजेशन पर उसको 100% बेनिफिट देंगे सब्सिडी का। अच्छा, अब चक्कर ये पड़ता है कि चलो इस बीजेपी शासन में, मोदी जी की सरकार में तो इनको सब्सिडी टाइम पर मिल जाती है, गवर्नमेंट से सब्सिडी का पेमेंट गवर्नमेंट करती है, मिल जाती है। लेकिन पहले की सरकारों में सब्सिडी टाइम पर नहीं मिलती थी, पेमेंट नहीं मिलता था, ब्याज निमट जाती थी, ब्याज की कुटाई जबरदस्त बताइए आप, तो प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती थी। और आप यूं मान लीजिए कि प्रॉफिट के बहुत ज्यादा बढ़ जाने के चांसेस तो नहीं है भाई, मार्जिन 15-17%, 12% है बस, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और उसमें कई तरह के चक्कर हैं, टैक्स वैक्स अदा करके कई चक्कर हैं, तो वो ये कि रेगुलेटेड सेक्टर। इंफ्रा में अभी इस समय बहुत सी कंपनियां, जो सरकार की कंपनियां हैं, वो इस समय अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन इन कंपनियों से, चाहे प्राइवेट इंफ्रा कंपनी हो चाहे सरकारी कंपनी हो, इनसे काम करवाने कंपनियां तो काम करवाने वाले सरकार हैं। रोड का काम है, डैम्स का काम है, ब्रिजेज है, कैनाल्स है, पावर की फैक्ट्रियां लगाने का काम है, चाहे पावर ट्रांसमिशन लाइंस डालने का काम है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के पास ज्यादातर काम। तो इसकी जितना भी इनको काम मिलेगा टेंडर के जरिए मिलेगा, टेंडर की सर्टेन कंडीशंस हैं, एग्रीमेंट की टर्म्स बहुत टफ है, मतलब उसमें आप देखिए वो एग्रीमेंट को, मैं इन सब चीजों को देख चुका हूं, मैं डील कर चुका हूं कि कॉन्ट्रैक्टर का तो कोई राइट ही नहीं है, उसमें ये लिखा हुआ ही नहीं कब पेमेंट मिलेगा। गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट की बात तो लिख देती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी समय विदाउट असाइनिंग एनी नोटिस और विदाउट डिलीवरिंग एनी नोटिस, वी कैन, विदाउट असाइनिंग एनी रीजन एंड नोटिस, we can cancel the contract at any time and contractor will not have any right to go to the court. फिर पेमेंट के बारे में कुछ नहीं साहब, कितने टाइम में पेमेंट करेंगे हम, देयर इज नो कंडीशन अबाउट पेमेंट, मर जाए जब करो, 6-6 महीने लग जाते हैं। अब उसमें दूसरी चीज चलती है, जो देगा सो लेगा, ये भी है। तो ऐसी सूरत में दिस इज आल्सो ए रेगुलेटरी सेक्टर। फिर साइड के ऊपर है, बड़ा पॉलिटिक्स है, लोकल पॉलिटिक्स है, और दुनिया भर के झगड़े हैं। तो ऐसी चीजों में जो खरीद करोगे आप, ये रेगुलेटेड सेक्टर हो गया। अनएथिकल सेक्टर और अनरेगुलेटेड सेक्टर तो सारा है ही, मतलब और सारी इंडस्ट्री अनरेगुलेटेड ही है, मतलब इन 2-3 जो 8-7 बताई मैंने, उनके अलावा सब अनरेगुलेटेड। आप चाहे केमिकल बनाएं, अच्छा दवा के ऊपर भी रेगुलेशन है, लेकिन दवा इज ए डिफरेंट सब्जेक्ट, वो इसको इससे इस चैप्टर में नहीं कवर करेंगे, उसको दैट इज डिफरेंट। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, टायर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो एंसेलरीज का मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, दीज आर ऑल अनरेगुलेटेड सेक्टर्स।
वो एक अलग बात है, कोई सेक्टर प्रॉफिट में आता है नहीं आता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, तो वो है। अब एथिकल और अनएथिकल की बात बताता हूं। एथिकल हम उसको कहेंगे जो तेजी के बारे में कह रहा हूं, एथिकल तेजी। एथिकल तेजी किसको मानेंगे? जो फंडामेंटल्स पर आधारित तेजी आ रही है और जो अपनी सीमाओं में चलती है। मतलब आज किसी शेयर का 35-40% की 30% की ग्रोथ आ रही है और उसका पी रेशो 50 है, तो चलो जस्टिफाइड मान लो उसको, भाई ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अनएथिकल तेजी उसको हम कहेंगे कि कमाई धेले की नहीं है, एक नए पैसे की कमाई नहीं है और पी रेशो 90 चल रहा है। बताइए आप, ऐसे बहुत शेयर मिल जाएंगे देखने से आपको, मतलब यू विल फाइंड ए नंबर ऑफ शेयर्स, और लोग टूट के पड़ रहे हैं। फिर जैसे न्यूको विस्टा था, इंडिया सीमेंट है, इस तरह की कुछ कंपनियां हैं जिनमें प्रॉफिटेबिलिटी दूर दूर की कौड़ी है, लेकिन वो कंपनियां प्रॉफिट, मतलब फिर जैसे कार ट्रेड का आईपीओ आया था, पेटीएम का आईपीओ आया था, वो आज तक प्रॉफिट में नहीं आए। तो इस तरह की अनएथिकल जो तेजी होती है, अनएथिकल फिक्सेशन ऑफ द आईपीओ प्राइस होता है, वो अनएथिकल तेजी है मेरी नजर में। अनएथिकल मतलब तेजी है मेरी, है ना। तो ऐसी सूरत में अब इन्वेस्टर खरीद तो लेता है, अब चाहे रेगुलेटेड खरीदा चाहे अनरेगुलेटेड खरीदा शेयर, कंपनी का शेयर खरीदा, लेकिन वो तेज भी मान लो बाई चांस हो गया, तो तेज हो गया तो भी बेचता नहीं है वो, या तो खरीदता नहीं अच्छे, या तो अच्छे शेयर खरीद नहीं पाता, सही डिसीजन नहीं पाता, सही कोई गाइडलाइन नहीं मिल पाती उसको, तो वो खरीद नहीं पाता है, या सही टाइम पर नहीं खरीद पाता, उस कारण से वो लूजर रहता है। सही टाइम पर खरीदना नहीं, सही शेयर को नहीं खरीद पाना और सही टाइम पर बेच नहीं पाना, लालच सवार हो जाता है। लोग कह देते हैं, बाजार में खबरें आती रहती है, इसमें तो ये हो गया, उसमें वो हो गया, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उस चक्कर में वो कहता है कि मैं तो नहीं बेचता हूं, पता नहीं मेरे तो क्या हीरा हाथ लग गया। अतः हिस्ट्री का उसको पता नहीं होता, या हिस्ट्री याद नहीं है, या ध्यान नहीं देता हो, या औरों से पूछता नहीं, और लोग ईमानदारी से बताते भी नहीं। उसको कहते अब तो चिंता क्यों करता है, देखे ना, अरे बेच लेने उसको, तो ऐसे कहेंगे क्या करता है तू, इस बार बार कह तो दिया, एक बार वो बेचारा बाद में पूछेगा भी तो उसको धमका और देंगे, है। तो इस अज्ञानता के कारण आदमी लाभ से वंचित हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एथिकल तेजी के शेयर खरीदिए, जिनमें ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी है, जिनकी ईपीएस है, जिनका पी रेशो एक लेवल पर, एक रीजनेबल जस्टिफाइड लेवल पर। अनदर थिंग कि रेगुलेटेड सेक्टर के शेयरों में कम प्रवेश कीजिए। जैसे कल परसों अफवाह उड़ाई गई थी, तेज भी किया उन शेयरों को, शुगर शेयरों को तेज किया, फर्टिलाइजर को तेज किया इन 2-3 दिन के दौर में, और माल टिका गए लोगों को। मैं आपसे बताऊं ये कह करके कि 5% साहब जीएसटी घटा रहे हैं फर्टिलाइजर पे, अरे तो ये घटेगा, वो किसान को फायदा देगी गवर्नमेंट, ये तो कंपनी को कहाँ लेने देगी? ये भैया कौन सोचे बताइए आप। अरे साहब वो तो सरकार घटा दिया और जीएसटी घटा रही है, जीएसटी घटा रही है, वो माल टिका गए तेज करके, खत्म की सर। चीनी के अंदर साहब गन्ने की प्राइस बढ़ा रही है साहब, किसान का हित वाच, अरे किसान का हित वाच करेगी तो कंपनी को बेनिफिट कहाँ होगा? मान लो गन्ना तेज कर दिया, इसके चीनी की प्राइस बढ़ाई नहीं, बताई तो मर गए ना, तुम, ये कंपनी मर जाएगी ना मतलब। और चीनी मिलें बहुत बहुत लंबे समय तक घाटों में चली हैं, कई कोऑपरेटिव मिलें दिवालिया हो गई, हिंदुस्तान शुगर मिल भी बैठ नहीं पाई, बिल्कुल पिचक गई वो मतलब। तो रेगुलेटेड सेक्टर में आप हाथ भी डाल दें कभी लालच में आकर के, फर्टिलाइजर है, आपके ये जो शुगर से शेयर्स हैं, इंफ्रा है, इनमें बहुत सावधान रहिए, बहुत खतरनाक दौर से हैं ये, आग से खेलने की बात है। फिर एथिकल अनएथिकल तेजी वाले शेयरों पे भी आप ना डालें हाथ, या कोई ज्यादा इच्छा कर जाए कि साहब ये तो बहुत बढ़िया मिठाई है या बहुत बढ़िया नमकीन है, चाट का दोना है, तो उस तरह से आपकी कोई मन में भी आ जाए तो 25-50 शेयर खरीद लो भाई, जैसे ताश खेलते हैं दिन में बैठ करके, या बस जिस तरह चाट खाते हैं ना कि भाई 4 पताशी पिलाना तुम यार, एक मतलब आलू की टिकिया देना, उसी तरह से आप खा पी लीजिए, आप सुरक्षित रहेंगे, प्लीज, आपको नुकसान नहीं होगा। तो एथिकल, मेरा सिर्फ ये कहना है, एथिकल तेजी मैंने आपको बता दी क्या होती है, उसी के शेयर खरीदें, एक रीजनेबल प्राइस पी रेशो पे खरीदें, ग्रोथ को चेक करके खरीदें, अनएथिकल तेजी से दूर रहें। अनदर थिंग, टाइम पर बुक करें और उस प्रॉफिट को। एथिकल तेजी के शेयरों को भी टाइम पर बेच लें आप, मतलब उसमें भी मोंगेरी लाल टाइप, मोंगेरी लाल के सुनहरे स्वप्न ना देखें। ये शेयर बाजार है, शायद किसी से भी ना करें अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। ये एक बात, वो एक अलग बात है कि ये जो 3-4 जो सेफ सेक्टर हैं, इनके अंदर देखिए, इनमें ना तो फर्जी तेजी आती है, जैसे
आप जो कॉरपोरेट बैंक्स हैं, एफएमसीजी के शेयर हैं, फिर आपको आईटी के शेयर हैं, इनके अंदर ना तो इस तरह से बकवास तेजी आती है, उठापटक तेजी, ऐसा नहीं होता है। ये बड़े सिस्टम से चलते हैं। बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां भी हैं, ये भी सिस्टम से चलते हैं। टाटा बिरला की कंपनियां, अडानी अंबानी की कंपनियां, अडानी की तो चलो उठपटांग चलती थी, चूंकि नया ग्रुप था, वो चलती थी ढंग से, लेकिन माय डियर इसमें ऐसा नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि एथिकल शेयर खरीदिए, ऑन अ रीजनेबल ग्राउंड्स खरीदिए, जस्टिफाइड रीजंस खरीदिए, टाइम पर बेच दीजिए, उनको प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पार्टली जरूर करें। और अभी जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ, एनबीसीसी का शेयर है। एनबीसीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइजेज है। ये सन 2006 में, 6-7 में इसका रेट शायद 350-400 रुपये, वो रेट अभी भी 150-60 है। वो रेट कितने 18 साल बाद भी वो रेट वही है। एनटीपीसी का रेट 265 रुपए था, अभी 365 रुपए है। कितना 18 साल बाद में। फिर ये जो सतलज जल विद्युत, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, आरबीएनएल, एनटीपीसी, सुजलॉन, ये इस तरह के शेयर हैं जो शेयर होल्डर को खाएंगे, ये खा जाएंगे। अगर आपने टाइमली निर्णय ले लिया तो खा जाएंगे। बाजार में एनालिस्ट महोदय आते हैं, कहते हैं रेल विकास निगम खरीदो, इसको 60,000 करोड़ का ऑर्डर है, 50 का पी रेशो है इसका। वो नहीं कहते हैं, मैं कहता हूं 50 का पी रेशो, लेकिन वो ये कंपैरिजन करके नहीं बताते हैं कि एल&टी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी और विश्व दुनिया की 5-7 इंफ्रा कंपनियों में से एक है, उसका पी रेशो कितना है, वो ये नहीं बताते हैं ना, ये नहीं बताएंगे। वो बता दें तो फटाफट हो जाएगा। अरे भाई आप कंपैरिजन करो ना कि एवरेज पी रेशियो तो क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और इस कंपनी का पी रेशियो क्या है, और जो इस सेक्टर की लार्जेस्ट कंपनी है उसका पी रेशियो क्या है, तीनों का पी रेशियो कंपैरिजन करके बताओ ना आप। मतलब जब फटाफट होगा, जब आपकी काबिलियत सामने आए, जब मालूम पड़े। आप टीवी पे 2 लाइन बोल के चल दिए, खत्म किस्सा। ये क्या जस्टिफिकेशन है, ये क्या एनालिसिस है ये? तो ऐसे काम मत कीजिए। मतलब प्लीज टेक केयर ऑफ योर मनी, प्लीज टेक केयर ऑफ योर प्रॉफिट। टाइम पर बेचिए, टाइम पर खरीदिए, एनालिसिस के बाद खरीदिए। जो ईमानदार लोग हैं उनसे राय लेके खरीदिए। ईमानदारी का मतलब मैं नहीं कह रहा मेरे से राय लेके खरीदिए, मैं तो ऑथराइज नहीं हूँ राय देने के लिए, मैं तो खाली विश्लेषण तक ही है मेरा, तो ना मुझे कोई पैसा चाहिए। आई डोंट वांट एनी मनी। इसलिए मैं आई एम नॉट ए कॉमर्शियल प्रोफेशनल, मैं खाली एक नॉलेजेबल आदमी हूं जो आपकी सेवा के लिए आया हूं, और मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो प्लीज ये पोजीशन है। तो ये सारी बातें मैंने बहुत कुछ बता दी है, और तो बताते ही रहेंगे, मिलते रहेंगे। और मेरा निवेदन ये है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। कल मिलते हैं।